शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। जी हां, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और जैश प्रेमियों में मंदिर को लेकर कितनी नफरत है, इसका एक बहुत बड़ा सबूत दरअसल लीक हो गया। जैश ए मोहम्मद का एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को उड़ाने की बात कही जा रही है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा, याद रखना ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाज़िल की है। अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुतकदा गिरेगा, मस्जिद बाबरी वापस बनेगी। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। तो 500 सालों के तप तपस्या, बलिदान और संघर्ष के बाद अयोध्या में बने राम मंदिर को उड़ाने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की क्या प्लानिंग है वो हम आपको बताएं। लेकिन इस बीच हैदराबाद की आज की सबसे बड़ी तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। हैदराबाद, ये आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की सबसे बड़ी तस्वीर हैदराबाद में जो कुछ हुआ उसने तेलंगाना में के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हैदराबाद से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने है, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। इस वीडियो ने कांग्रेस शासित तेलंगाना में रेवन्ना सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। घेर कर लिंचिंग कर दी गई, मार डाला गया। ये जो सड़क पर तड़पता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है आपको, इसको घेर कर मारा गया। देखिए, इस शख्स ने पहले जमीन पर घसीटा, डंडे मारे, हाथ में चाकू लेकर वो पेट में मारा। ये खून से लथपथ वहां पर तड़पता रहा। आसपास ये देखिए, ये पहले चाकू मारा, आज 2 लोग 3 लोग आपको नजर आ रहे हैं, घेर कर मारा गया है। और वहां पर आसपास मूवमेंट आप देख रहे हैं, वो देखिए स्कूटी वहां से निकली चुपचाप, पीछे से लोग आए, किसी ने कोई बीच बचाव नहीं किया। उसके बाद ये सड़क पर जाकर गिर गया। ये हैदराबाद में मर्डर हुआ है, मर्डर, खुलेआम मर्डर किया गया। ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ। ऊपर संभवतः बालकनी में जो कुछ लोग थे वो वीडियो बनाने में मस्त है, किसी ने नीचे आकर इसको रोकने की कोशिश नहीं की। ये देखिए आप, ये जमीन में घसीट के फिर लिटाया गया, डंडा मारा गया, चाकू मारा गया और इस शख्स ने दम तोड़ दिया है। ये इसकी मौत हो गई है इस शख्स की। ये खुलेआम हैदराबाद में मर्डर का ये लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। खुलेआम भीड़ के सामने एक शख्स की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कैसे कुछ लोग एक शख्स का पीछा करते हुए आते हैं, एक व्यक्ति उसे रोकता है, फिर दूसरा व्यक्ति पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद पीड़ित वहीं पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उठकर भागने की कोशिश करता है, ये देखिए वो उठकर भागने की कोशिश की, उसने उसको फिर से पकड़ा, दूसरा व्यक्ति फिर उसे पकड़ता है और फिर नीचे मारता है, डंडे से जोरदार वार करता है। उसके बाद फिर उसी जगह पर वो ढेर हो जाता है। उसके बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सोचिए, इतने लोग आसपास थे। ये देखिए एक बाइक निकली, तमाशबीन वहां पर लोग बने रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं साहब। वो पिटता रहा, सब देखते रहे। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार। सबसे हैरान कर देने वाली, बार बार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस वक्त ये घटना हुई वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे, वाहन वहां से आ जा रहे थे, आसपास लोग थे। ये सड़क के अंदर वाली गली है लेकिन बिल्कुल मेन रोड के पास है। ये बिल्कुल मेन रोड के पास है, वहां जबरदस्त ट्रैफिक था। ये देखिए एक गाड़ी वहां से, बाइक वहां से निकली, सरेआम शख्स की हत्या कर दी गई। कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम, ये जो सफेद शर्ट में आपको नजर आ रहा है, इसका नाम अब्दुल था। इसकी मौत हो चुकी है और जिन लोगों ने उसकी हत्या की उनसे कोई पुरानी दुश्मनी थी। घटना बीती रात 10 से 10:30 बजे के आसपास की है। पुलिस ने 3, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनके नाम सैयद फहद, सैयद इमरान, सैयद अमान, सैयद इमरान,
सैयद फहाद, जिन्होंने घेर कर लिंचिंग करी, मार डाला। अन्य 2 सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी अभी बाकी है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल दरअसल हैदराबाद की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद हैदराबाद में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया है और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में अलर्ट है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑडियो सामने आने के बाद राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया है। ऑडियो में जैश ए मोहम्मद का लीडर धमकी दे रहा है कि राम मंदिर को तोड़कर जहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आतंकी भेजे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आतंकी भेजे जा रहे हैं। वैसे तो सेना सबका हिसाब करती है। इधर सुरक्षा अलर्ट के बाद अब जो खबर इस वक्त हमको मिल रही है, अभी रात 8 बजे, वो ये है कि राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच शुरू कर दी है। सुनाइए वो। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए, मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा। याद रखना, ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाज़िल की है। अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुतकदा गिरेगा, बाबरी वापस बनेगी। और देखिए, जम्मू में 4 दिन में हुए आतंकी हमलों के बाद सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त रियासी में चल रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी जंगलों में इधर उधर भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। उनका इनकाउंटर होना लगभग मानकर चलिए पक्का है। वहीं जम्मू आतंकी हमलों के बाद अब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अयोध्या में राम मंदिर को भी अपना टारगेट बना लिया और मंदिर पर हमले की धमकी दे डाली है। आतंक के खिलाफ जय भवानी। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजहर परेशान है। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों की नजर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमले के 5 दिन बाद जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है। राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखलाहट है, वो कट्टरपंथियों की चीखती आवाज से साफ पता चलता है। या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए। 88 सेकंड का ये धमकी वाला ऑडियो जैश ए मोहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है, जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। इस ऑडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तकरीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टारगेट फिक्स करने की तैयारी है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा। याद रखना, ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाज़िल की है। अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुतकदा गिरेगा, बाबरी वापस बनेगी। आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदिर की फोटो लगाई गई है। उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है
कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे। वीडियो में कहा गया है कि उनके 3 साथियों ने अयोध्या में बलिदान भी दिया है। इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदिर की फोटो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने 3 आत्मघाती आतंकियों को अयोध्या भेजा था, लेकिन इनपुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया। इसलिए अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकवाद विरोधी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है। उधर एक और बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा पर भी आईएसआई किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक भी की। आज की बड़ी खबर यह भी है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई है, जिसको देखते हुए बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल ही बता दिया था कि एंटी टेरर काउंटर जितना भी मैकेनिज्म है, यानी जितनी भी हमारी जो ताकत है, आतंक विरोधी ताकत को पूरी तरह से तैनात कर दिया जाए, ये कल प्रधानमंत्री ने कहा था। उधर अमरनाथ यात्रा को लेकर 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा बलों वहां पर सुरक्षा में तैनात होंगी। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक तरीके से बहुत वल्नरेबल टारगेट अब हो सकती है, सेंसिटिव है। सूत्र भी बता रहे कि पंजाब में चुनाव के दौरान भेजी गई कंपनियों को अब वापस जम्मू भेजने पर फैसला ले लिया गया है। 29 जून से शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा, यह भी हमको पता लग रहा है। उधर आपको बता दें, जम्मू में पिछले 4 दिनों पे हुए हमलों के बाद जम्मू जो है वो हाई अलर्ट पर है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम क्या किए जा रहे हैं उसका अपडेट लिया है। अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। डोडा, कठुआ, हीरानगर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यह अभी का अपडेट है। कठुआ में मारा गया आतंकवादी पीओके का निकला, सबको पता है पाकिस्तान ने भेजे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट का रहने वाला था। उसके पास से पाकिस्तानी सेना में इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशंस डिवाइस मिले हैं। इसके जरिए यह भी आपको बता दें, पाकिस्तान से हैदर को ऑपरेटिंग के निर्देश मिल रहे थे, यानी कि हैंडलर जो है वो पाकिस्तान में है। हीरानगर में 2 संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली है। इसके बाद से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। गांव जाने के रास्तों को भी सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले 24 घंटे तक हाई अलर्ट की हिदायत दे दी गई है। उधर आपको बता दें, जम्मू में श्रद्धालुओं आतंकी हमलों के बाद अब सरकार आतंकियों और मददगारों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। आतंकवादियों के सहयोगियों को कंट्रोल करने के लिए जल्द ही फुल प्रूफ प्लान को जमीन पर उतारा जाएगा। यह हमको खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक हुई। सूत्र बताने की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि अब जम्मू में भी कश्मीर की तरह आतंकवादियों के समर्थकों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की बड़ी खबर है। जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की, जो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स है ना, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, उनकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी और गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जम्मू के जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? हिंदुस्तान को घाव देने वाले आतंकियों की कब तैयार है? जम्मू के घने जंगलों में कब तक आतंकी मौत से छिपेंगे? क्योंकि सेना के जवानों ने उन्हें मौत की नींद सुलाने की कसम खाई है।
और चंद घंटे बाद या कभी भी यह खबर आ सकती है कि पाकिस्तान के इन दरिंदों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। कठुआ हमले में मारे गए आतंकी की तस्वीर न्यूज 18 के पास है। ये पीओके के रावलकोट का रहने वाला आतंकी हैदर है। इसे बड़ी प्लानिंग के तहत जम्मू में भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही उसका काम तमाम हो गया। हैदर के बैग से पाकिस्तानी सेना के लिए खरीदा गया माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जब्त हुआ है, जिससे साफ है कि हैदर को पल पल पाकिस्तान में बैठे आका निर्देश दे रहे थे। फ्लाइट कमांड हो, यानी कि होम मिनिस्ट्री के फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आर्मी और फिर पुलिस, और ये सब अलग अलग, और जब इनमें तालमेल हो, जॉइंट ऑपरेशन हो, तो उसमें समय जाता है। ऐसे अटैक के अंदर एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट, इसलिए यूनिफाइड कमांड इन कश्मीर ओनली फॉर डीलिंग विद टेररिज्म वो होनी चाहिए। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आतंकी जो हमला कर रहे हैं वो इससे पहले भी यहाँ रह चुके हैं। पता लगा है कि राजौरी और पुंछ में जो हमले हुए हैं, और वो काफ़ी दिनों से यहाँ हैं। इसका मतलब बगैर स्लीपिंग सेल के नहीं है, और अगर स्लीपिंग सेल उनको मदद कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहित कर रहा है, और जो स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहित कर रहा है उसे आइडेंटिफाई करो। इस बीच कठुआ में एक संदिग्ध के देखे जाने की खबर के बाद वहां पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले 24 घंटों तक हाई अलर्ट है। 11 जून की रात चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 4 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवा, खाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पूरे डोडा में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी, और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे, फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। और एक बड़ी खबर बता दें, अरुंधति रॉय पर चलेगा यूएपीए केस, दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत केस चलेगा। दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। भड़काऊ भाषण के मामले में दरअसल ये केस चलेगा। आपको बता दें, साल 2010 का ये मामला है। अरुंधति राय ने अब इन पर जो है, इन मोहतरमा पर यूएपीए का केस चलेगा। दिल्ली एलजी ने, उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दरअसल 2010 में नई दिल्ली में आज़ादी दी ओनली वे, आज़ादी एकमात्र रास्ता, आज़ादी दी ओनली वे के बैनर में सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे इन मोहतरमा ने। अब इन पर जो है, जो शक्ल आपको नजर आ रही है, इन पर यूएपीए के तहत केस चलेगा। दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको दुनिया में भारत के कद और नए भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराने वाली कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखकर वाकई आप गर्व की अनुभूति करेंगे, गौरवान्वित होंगे आप। ये तस्वीरें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, हुआ है कुछ लोगों के पेट में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर 140 करोड़ ज्यादातर भारतीय इन तस्वीरों को देखकर आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये तस्वीरें दुनिया के सबसे अमीर देशों के संगठन G7 से आई है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, फिर भी समझिएगा इन तस्वीरों का मतलब। एक और संगठन का सदस्य ना होने के बावजूद भारत को लगातार 5वीं बार G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया। स्पेशल इनवाइटी भारत को 6ठी बार, माफ करिएगा 6ठी बार भारत को इनवाइट किया गया है। भारत और मोदी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, वैसे तो चल ही रही है। ये आज दिन भर जो है ना, नमस्ते ग्लोबल हो गया साहब। जो भारत का नमस्ते है, नमस्कार, भारत का नमस्ते, ये ग्लोबल हो गया। मेलोनी जिनसे मिली, नमस्ते किया, नमस्कार किया, वो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की हो रही है? ये सारी तस्वीरें, आज पीएम किससे मिले, किस किस से मिले, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नमस्ते वाले स्वागत की। G7 के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते करके अतिथियों का, लगभग सभी अतिथियों का स्वागत कुछ इस अंदाज में करती हुई नजर आई। लगभग सभी का मतलब होता है ना, ये तो भारतीय परंपरा में संस्कार है नमस्ते, इस तरह से नमस्ते करना। अब मेलोनी ने नमस्ते करके जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का भी अभिवादन किया।
और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने भी जब हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया तो मेलोनी ने इसका जवाब भी नमस्ते से दिया। नमस्ते। अच्छा, मोदी को भी जो है नमस्ते किया, पर हमारे प्रधानमंत्री को भी नमस्ते किया गया। जिनसे मिली मेलोनी सबको नमस्ते किया। नमस्ते ग्लोबल हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा इन तस्वीरों की रही। इसके अलावा मेलोनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और अभिवादन स्वीकार किया, नमस्ते किया। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति, अच्छा ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीर भी ध्यान देने वाली बात है। आपने देखा जेलेंस्की तुरंत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। इसके बाद मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। ऋषि सुनक, ये वो तस्वीरें, मैं कह रहा हूं आप इन तस्वीरों को देखकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे, नए भारत की ताकत का एहसास आप करेंगे। और पीएम मोदी इसके अलावा कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी मिले। मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्ते कह के उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया। ये वो तस्वीरें, सबसे ज्यादा चर्चा इन तस्वीरों की भी। दरअसल इन तस्वीरों से भारतवासियों का, मैं बार बार कह रहा हूं, सीना गर्व से भले ही चौड़ा हो गया। हर कोई खुश है। मैंने कहा संभवतः कुछ लोगों को छोड़कर। ये मैंने क्यों कहा था? कांग्रेस पार्टी को इससे भी परेशानी है। क्या है मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने क्या कहा, भाई ये तो विदेश नीति का मामला है, मोदी कोई पर्सनल कैपेसिटी पर तो वहां गए नहीं, वो तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गए ना, मोदी जी अकेले अपने लिए तो गए नहीं, वो तो भारत के लिए गए हैं। विदेश नीति पर कम से कम एक जुबान होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी अपनी गिरती हुई अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने और बचाने के चक्कर में इटली गए। कांग्रेस महासचिव सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मनमोहन सिंह का भी जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन जी खोखले आत्म प्रशंसा के माध्यम से नहीं बल्कि ठोस आधार पर वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उभरे। देखिए, मोदी से नफरत हो सकती है, लेकिन मोदी तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। मोदी से नफरत करते करते भारत से नफरत में तब्दील होती जा रही हैं चीजें। मोदी अपनी छवि बचाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। जब मनमोहन जी गए थे तो वो अपनी छवि, किसकी छवि बचाने के लिए गए थे? फिर सवाल पलटकर पूछा जाएगा ना। जब मनमोहन सिंह गए थे तो किसकी छवि बचाने के लिए गए थे? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को भारत का 1/3 प्रधानमंत्री कहकर भी मजाक उड़ाया। सोचिए, जब भारत का प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर हो ना, तो वो मोदी, वो पर्सनल कैपेसिटी में वो मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। जयराम रमेश के भी प्रधानमंत्री हैं, अमन चोपड़ा के भी प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री विदेश में है, तो कांग्रेस यहां पर कह रही है कि वो अपनी छवि सुधारने और 1/3 प्रधानमंत्री कहकर मजाक उड़ाया। ये बताने की कोशिश भी की बीजेपी ने, हालांकि इसका जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा है कि G7 में भारत की भागीदारी पर ऐसी हल्की टिप्पणी अफसोसजनक है। कम से कम विदेश नीति पर तो कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने सवाल उठाया कि अगर मोदी अगर मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि गिर रही होती या गिरी होती तो यहां होते मोदी? तो क्या उन्हें G7 मेंबर ना होने के बावजूद उनकी छवि इतनी गिर गई, अंतर्राष्ट्रीय छवि बकौल कांग्रेस, तो उनको बुलाया जाता, उनको न्योता मिलता? वैसे यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत के इतिहास में पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार G7 में बुलाए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। यह भी कुछ लोगों को दर्द हो सकता है। सबसे ज्यादा बार बुलाए जाने वाले प्रधानमंत्री इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी दर्द हो सकता है। देखिए, मोदी भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला, मेंबर ना होने के बावजूद। 2019 में फ्रांस, भारत G7 का मेंबर नहीं है, ये तब सुनिएगा। 2019 में फ्रांस, 2020 में वर्चुअल कोरोना की वजह से, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान और 2024 में ये तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है। G7 समिट के लिए मोदी को न्योता मिला है। इसके अलावा सिर्फ मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए अमेरिका भी कह चुका है कि भारत को G7 की सदस्यता मिलनी चाहिए। G7 समिट में लगातार 6ठी बार भारत को बुलाया जाना बताता है कि G7 को भारत की कितनी जरूरत है। आप समझिए, मैं जिसका बार बार जिक्र कर रहा हूं कि अगर जिस कांग्रेस को लगता है ना कि मोदी अपनी छवि चमकाने के चक्कर में G7 या वहां पर इटली पहुंच गए हैं, उसे ये समझना चाहिए कि भारत से ज्यादा ना G7 को इस वक्त भारत की जरूरत है। सुनिए, ये आंकड़े बुरे लगेंगे कुछ लोगों को, लेकिन $2.66 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था
G7 के 3 सदस्य देश फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। समझिए, रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आईएमएफ के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तब भी कांग्रेस को लगता है कि मोदी अपनी छवि चमकाने के चक्कर में वहां गए। देखिए, आईएमएफ ने यह भी कहा था कि भारत दुनिया के लिए प्रमुख आर्थिक इंजन हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए। यह नए भारत की ताकत है जो पूरी दुनिया को उपभोग, निवेश और व्यापार के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। यानी कि पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है और पूरी दुनिया यह बात समझती है कि कूटनीति का बॉस तो देखिए कौन है, वो हर कोई जानता है, लेकिन दुनिया में इस वक्त अर्थव्यवस्था और दुनिया को साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम का बॉस अगर कोई है तो वो भारत है। भारत इस वक्त मोदी के कदमों से आगे बढ़ रहा है। शायद इसी बात की तकलीफ कांग्रेस को नजर आ रही है। भारत की एक तस्वीर थी, एक गांधीवादी देश, शांति और अहिंसा वाला देश। उस देश के अंदर जिस तरह से लोग नफरत घृणा पैदा किया, तो ये सारे दुनिया में इस बात की चर्चा हुई है और सभी लोगों ने, जो भी लोकतांत्रिक देश है उसके वहाँ उनकी निंदा हो चुकी है। बड़ा विषय है और पीएम मोदी जी को निमंत्रण मिला है G7 में आने के लिए। पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए कि भारत का अब जो श्रेणी है जहाँ भारत को दुनिया में एक्नॉलेज करती है। उनका काम है प्रश्न उठाना, उनका काम है हर बात पे प्रश्न उठाना। उनको जब भी भारत को दुनिया कोई मान सम्मान देती है, जब भारत दुनिया के अंदर पटस्थल पर ऊपर जाता है तो उस पर वो प्रश्न उठाते हैं। और अब बात करेंगे अहंकार पर दुष्प्रचार की। जी हाँ, अहंकार आ गया, अहंकार 400 पार वाला अहंकार। वो अहंकार पर दुष्प्रचार की बात करेंगे। विपक्ष को बहुत पीड़ा और दुख पहुंचाने वाली खबर है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कल बीजेपी को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद आरएसएस को अछूत मानने वाली पार्टियां उसके नाम की माला जपने लग गई थी। आरएसएस बहुत पसंद आने लगा था, मतलब आरएसएस से उम्मीदें होने लगी थी विपक्ष को। माला जपने लगे लोग आरएसएस की। यह कहा जाने लगा था कि आरएसएस बीजेपी में सब ठीक नहीं है। आरएसएस से बहुत उम्मीदें हो गई थी मोदी को हराने के लिए। आरएसएस बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है। आरएसएस बीजेपी में जबरदस्त खटपट चल रही है ना। लेकिन 24 घंटे में आरएसएस ने ऐसे लोगों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। खबर यह है, बड़ी खबर है, बीजेपी संघ अभी के हिसाब से माना जाए ऑल इज वेल, संघ साथ साथ है। और बड़ी खबर दरअसल ये मिल रही है कि संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त है। इंद्रेश कुमार ने दरअसल बयान दिया था अहंकार को लेकर कि अहंकार जो है वो हावी हो गया, वो सारा बयान जिसको लेकर सुबह से अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही थी। अब जो है ये खबर आ रही है कि संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। आरएसएस ने कहा है कि इंद्रेश कुमार का बयान संघ का आधिकारिक बयान नहीं है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसका मतलब यह कि संघ ने मान लिया कि इंद्रेश कुमार का अहंकार वाला बयान ठीक नहीं था। कुछ लोगों ने उसका दुष्प्रचार किया, अहंकार पर दुष्प्रचार किया गया, क्योंकि इसी बयान के बाद आज देश में राजनीतिक हाहाकार मच गया था। अहंकार पर, वो हाहाकार नहीं, अहंकार पर दुष्प्रचार था। जो पार्टी में भक्ति की अहंकार आया उसको 240 पर रोक दिया, पर 70 नहीं बना। जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। बीजेपी को अलहदा कर दिया, तुमको अलहदा कर दिया। इससे भी तुम्हें सबक लेना चाहिए कि भगवान राम ने तुम्हारे साथ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता अहंकार में है और भगवान राम के चरित्र में अहंकार है ही नहीं। अहंकार तो रावण के चरित्र में है। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर मिलेंगे। इन्होंने तो आरएसएस को भी
एक तरह से किनारे लगा दिया है। वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको ये कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है। हम भगवान राम के पुजारी हैं भाजपा, और आप भगवान राम के व्यापारी हो राजनीति। अपनी इज्जत बचाने के लिए कि साहब आरएसएस की कोई गलती नहीं है, आरएसएस नहीं हारी, बीजेपी हारी है, तो आरएसएस अपने आप को अलग करिए। जनता बहुत समझदार है। मतलब जो अहंकारी थे वो 241 पर रुके, जो राम विरोधी थे वो 234 पर रुक गए। ये प्रभु का न्याय है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कल यही बयान दिया था, आरएसएस नेता, और इस बयान के बाद से ही पूरे विपक्ष को आरएसएस से एक बहुत बड़ी उम्मीद बंध गई, मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। लेकिन आज आरएसएस ने यह कहते हुए किनारा कर लिया, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यह बयान इंद्रेश कुमार का निजी बयान है। हम कह रहे हैं कि ये विपक्ष को पीड़ा पहुंचाने वाली खबर है। कल इंद्रेश कुमार ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा था कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वो अहंकारी हो गई। ऐसे में वो 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, और अहंकार के कारण भगवान राम ने पूर्ण बहुमत रोक दिया। विपक्ष के लिए इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो लोग राम का विरोध करते थे, राम विरोधी थे, उनमें से किसी को सत्ता नहीं मिली। पहले आपको ऐसा करते हैं इंद्रेश कुमार का वो बयान सुनाते हैं आज, जिसकी चर्चा आज पूरा विपक्ष कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना, आरएसएस के नाम की माला जपती जा रही है, आरएसएस बिल्कुल पाक साफ हो गया है, आरएसएस को आए दिन गालियां देने वाले आरएसएस की पूजा करने लगे हैं। फिर आपको बताएंगे कि आरएसएस के इस बयान पर विपक्ष ने क्या क्या कहा है। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़े। क्या आपको बता दें, इंद्रेश कुमार जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। साथ ही इंद्रेश कुमार जी आरएसएस के इस संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की जिम्मेदारी देश के मुसलमानों को आरएसएस से जोड़ना है, जो इंद्रेश कुमार जी के कंधों पर है। 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जिनके प्रमुख इंद्रेश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने एक सर्वे में दावा किया था कि मुसलमान मोदी सरकार के पक्ष में हैं। सर्वे में शामिल 74% मुसलमान मोदी सरकार की वापसी चाहते हैं, जबकि चुनाव के बाद चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए उसके हिसाब से मुसलमानों का भरोसा मोदी सरकार में एक तरीके से पूरी ध्रुवीकरण हुआ विपक्ष की तरफ। यानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सर्वे कितना सही कितना नहीं, ये आप लोग तय करिए। लेकिन जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चुनाव से पहले अलग बात थी और देश के 72% मुसलमान मोदी सरकार के साथ है, ऐसी बात थी। उसी संगठन के अध्यक्ष अब ये कह रहे हैं कि अहंकार की वजह से सीटें कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस की तरफ से सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये इनका निजी बयान है, आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, और अहंकार की वजह से प्रभु राम ने 241 पर रोक दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, बीजेपी ने कहा कि जो रिएक्शन है कि पार्टी को आज भी उतनी सीटें मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। बीजेपी ने यह भी कहा कि हम गलतियों से सीखने वाले लोग हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, गलती कहां हुई। हिंदू धर्मगुरुओं ने भी इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान का विरोध किया है। ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं, और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो, ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी
असफल हो गए, इसलिए वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। हालांकि इंद्रेश कुमार से पहले यह भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी ऐसा बयान उन्होंने दिया था जिसको लेकर अटकलें लगाई गई थी कि बीजेपी आरएसएस में ऑल इज नॉट वेल, मतलब रिश्ते सही नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत ने भी कहा था कि एक सच्चे स्वयंसेवक में अहंकार नहीं होता और गरिमा बनाकर वो सेवा करता है। इस बयान को लेकर आरएसएस ने कहा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस के सूत्र के मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री और सरकार को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। मैं क्यों बात कर रहा हूं कि ये बार बार ये खबर विपक्ष को का दिल दुखाने वाली और पीड़ा पहुंचाने वाली है, क्योंकि आरएसएस लगातार क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मोहन भागवत जी ने प्रधानमंत्री और सरकार को लेकर कुछ भी नहीं कहा और संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि मोहन भागवत के बयान के बाद विपक्ष बहुत खुश था, क्योंकि विपक्ष को ये लग रहा था कि आरएसएस और बीजेपी की दूरियां आ गई हैं, बीजेपी कमजोर हो जाएगी और फायदा संभवतः उन्हें मिलेगा। सुनाइए। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है और जो रही सही कसर थी 10 साल की मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? क्या कहते हैं वो नक्कार खाने में तूती है, बनने दीजिए, कौन सुन रहा है? आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। देखिए, हालांकि विपक्षी उम्मीदों पर ब्रेक लगाने वाली खबर यह भी है कि कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो रही है। यह बड़ी खबर है और लोकसभा चुनाव खत्म। और एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, अपने बयान पर इंद्रेश कुमार ने सफाई दे दी है। ये बड़ी खबर आ रही है, राम की भक्ति करने वाले सत्ता में है। मैं बार बार कह रहा था कि विपक्ष को बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली खबर होगी। मोदी सरकार में देश तरक्की कर रहा है और जो राम के हैं वही सत्ता में है। और अपने बयान पर इंद्रेश कुमार ने सफाई दे दी है कि राम की भक्ति करने वाले सत्ता में हैं और मोदी सरकार देश में तरक्की कर रही है। वैसे आपको बता दें, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यह भी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होने जा रही है गोरखपुर में। इसी वजह से मुलाकात को खास माना जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 31 जुलाई से 2 अगस्त तक केरल के पलक्कड़ में पहले तो योगी जी और भागवत जी की मुलाकात होगी। इसके अलावा केरल के पलक्कड़ में संघ और संगठन की समन्वय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। यह भी बताया जा रहा है कि इसमें संभवतः जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी के। इंद्रेश कुमार का बयान आगे एक बार सुनाइए, सफाई आगे सुनाइए जल्दी से। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में चल रहे बुलडोजर एक्शन की। आज 5वां दिन है और इस बीच 5वें दिन बड़ी खबर ये आई है कि जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा था और बंटवारे की दुकान चलाई जा रही थी, उस पर भी आज बुलडोजर चलने का काम हुआ है। क्योंकि जिनके घर टूट रहे हैं उनको पहली खबर ये है कि उनको घर दिया जा रहा है पीएम आवास के तहत। ये भी जानकारी हमको मिल रही है और साथ ही सिर्फ एक पक्ष के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, जो ये लोग कह रहे थे उनके लिए भी रिपोर्ट देखनी जरूरी है। अकबर नगर में बुलडोजर राउंड 5। $1800 मकानों पर चला बुलडोजर। जिनके घर टूटे उनको नया मकान। बंटवारे पर बाबा का बुलडोजर। यूपी के अकबर नगर में आज 5वें दिन भी गर्जा बुलडोजर। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब तक करीब 1800 मकानों पर बुलडोजर चल चुका है
और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई अगले कुछ दिन और रुकने वाली नहीं है। लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही इस कार्रवाई पर भी कुछ लोगों को सियासत का मौका नजर आता है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के इस एक्शन को लेकर एक बार फिर भड़काऊ भाईजान अपने काम पर लग गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि चुनाव खत्म होते ही मुस्लिमों को टारगेट किया जाने लगा। पहले आप AIMIM चीफ ओवैसी का गुस्सा देखिए, जो उन्होंने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लिखा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। लखनऊ के अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? ओवैसी का दावा है कि लखनऊ के अकबर नगर में मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन ओवैसी के बयान का सच क्या है, ये भी देखने की जरूरत है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अकबर नगर में अतिक्रमण करने वाले लोगों की लिस्ट का पोस्टर लगाया है। इसमें 1100 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। हालांकि ये मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन वहां सैकड़ों की संख्या में हिंदू भी हैं, जिन्होंने कुकरैल रिवर फ्रंट पर अतिक्रमण किया है। मतलब अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये जो पूरा पोर्शन है, ये यहाँ पर अवैध मकान थे। कुल 1800 अवैध मकान, 1800 से भी ज़्यादा अवैध मकान जो है इस अकबर नगर में थे। और यहाँ जितने भी लोगों के अवैध मकान थे, इन सभी को PM आवास योजना के तहत मकान भी दिया जा रहा है। और कुकरैल नदी, ये कुकरैल नदी है, इसका जीर्णोद्धार का काम जो है योगी सरकार कर रही है। मैं आपको दिखाऊं तो सुल्तानपुर रोड के बगल का जो एक हिस्सा जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरे तरफ सुल्तानपुर रोड के आप देख सकते हैं जो PSC की तरफ जा रहा है।